सो वेलकम टू अफसर एकेडमिक्स। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि फेडरलिज्म है क्या। मतलब हमने समझा था कि पहले हमने ये देखा था कि बेल्जियम और श्रीलंका वाला देखा था, तो बेल्जियम में कैसे इस चीज़ को टैकल किया गया, पावर कैसे शेयर करी गई, और फेडरलिज्म फिर हमने समझा था। अब हम समझेंगे किसी को फेडरल स्टेट किसी चीज़ को कैसे कहा जाए कि वो फेडरल है कि नहीं, तो वो समझेंगे हम। उसके की फीचर्स क्या। टॉपिक पे जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 8 से लेकर 12th के सभी मेन सब्जेक्ट्स और मेन टॉपिक्स के वीडियो एक्सपर्ट्स के द्वारा मिलते रहेंगे। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक क्या है? की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फर्स्ट फीचर क्या है? 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट। इससे पहली वीडियो में बताया कि सेंटर, स्टेट, लोकल, ऐसे। बेल्जियम वाले मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया था कि वहाँ पर क्या थी, सेंटर, स्टेट, उसके बाद कैपिटल और जो हमारे रिलीजियस थी। ऐसे अगर इंडिया को देखें तो हमारा सेंटर है, स्टेट है, लोकल गवर्नमेंट है। जो हमारा बीजेपी है सेंटर में, हर स्टेट में, यूटी में अलग अलग है। लोकल में पंचायत्स वगैरह या छोटी छोटी जो रीजनल पार्टीज होती है वो काम करती हैं। तो ये हमारा 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट का सिस्टम है। अगर जहाँ पर 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट हो वो हमारा फेडरलिज्म, फेडरल स्टेट कहलाएगा। फर्स्ट। सेकंड क्या है? बोथ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन बट ईच गवर्नमेंट हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर ये पार्ट एक दिल्ली है, दिल्ली में कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपकी सरकार है दिल्ली में, और सेंटर में हमारी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। अब यहाँ के लोगों को जो गवर्न कर रहा है वो आप कर रहा है, और इस पूरे इंडिया को जो गवर्न कर रहा है वो बीजेपी कर रहा है, ठीक है। बीजेपी का ज्यूरिसडिक्शन पूरा इंडिया है, पर आपका ज्यूरिसडिक्शन पूरा दिल्ली है, और ये दोनों पर, ये हमारा इसके अंदर भी पड़ रहा है, तो ये इसको गवर्न आप भी कर रहे हो और बीजेपी भी कर रही है। दोनों सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, बट दोनों का ज्यूरिसडिक्शन अपना अलग अलग होता है। दोनों अलग तरीके से लॉ बना सकते हैं किन्हीं चीज़ों को लेकर, सबका ज्यूरिसडिक्शन अलग होता है। ज्यूरिसडिक्शन अलग होता है कि काम करने की तय सीमा ये होती है कि ये काम आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं। तो ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन है। थर्ड, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने वही बताया कि ज्यूरिसडिक्शन जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है कि हाँ, स्टेट गवर्नमेंट आप हो, यहाँ आप काम कर सकते हो, ये आपका ज्यूरिसडिक्शन है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये आपके काम है, स्पेसिफाइड कर दिए। लोकल गवर्नमेंट है, हाँ आप ये काम कर सकते हो। लोकल के लिए ज्यूरिसडिक्शन हो गया उसका जैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह, प्रांत वगैरह, ये सारी। स्टेट के लिए पूरा स्टेट उसका ज्यूरिसडिक्शन है, एंड सेंट्रल के लिए पूरी कंट्री उसका ज्यूरिसडिक्शन है। ज्यूरिसडिक्शन पूरी कंट्री है, पर कुछ स्पेसिफाइड मामलों में ही वो लॉ बना सकते हैं, हर मामले में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसीलिए हमारी जो काम करने के लिए जो चीज़ें हैं उनके लिए 3 लिस्ट बनाई गई है। स्टेट लिस्ट, इन मामलों में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट हमारी क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है। सेंट्रल लिस्ट, इन मामलों में कौन बना सकते हैं, सिर्फ सेंट्रल लॉ बना सकते हैं। और एक तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। इस कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, ये उनमें वो चीज़ें स्पेसिफाइड है जिसमें हमारी सेंटर भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। अगर दोनों के लॉ में क्लैशेस हो, दोनों के लॉ में क्लैशेस हो, तो सेंटर का लॉ ऊपर माना जाएगा, अगर वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। पर कोई ऐसी चीज़ें जो सिर्फ स्टेट लिस्ट में आती है और सेंटर उसमें करना चाहे इंटरफेयर तो नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो ये कहाँ स्पेसिफाइड है ज्यूरिसडिक्शन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। फोर्थ, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली बाय वन गवर्नमेंट। अब ये नहीं तो कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस दे रखे हैं कि हाँ भाई इस पे पूरा हमारा सिस्टम बेस्ड है, कि कुछ पावर्स दे दी गई हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और आप चाहे कि मैं अकेले उस पावर को चेंज कर दूं, यूनिलैटरली गवर्नमेंट, आपके पास बहुमत है, सारी चीज़ें, आप चाहो कि मैं फंडामेंटली चेंज कर दूं अकेले, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक गवर्नमेंट के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंसेंट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसेंट होना चाहिए दोनों गवर्नमेंट का। जो भी मल्टीलेटरल गवर्नमेंट्स हैं उनका
कंसेंट होना चाहिए, आप अकेले ही प्रोविजंस चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, ये सारी चीज़ें होगी। अब यहाँ आता है कि कोर्ट्स क्या कर सकते हैं इन चीज़ों में। जब आपके ज्यूरिसडिक्शन है, आप अगर दूसरे के ज्यूरिसडिक्शन में घुसने की कोशिश करोगे तो गलत है। अब इस चीज़ में कौन आता है कि कोर्ट इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट मतलब ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, मैं आपको ये चीज़ें ओरली बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है लिखा है, ये आपका ज्यूरिसडिक्शन है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपका ज्यूरिसडिक्शन है, कि क्या आपकी पावर है ये चीज़ कोर्ट आपको बता सकता है इंटरप्रेट करके। और अगर आप के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में किसी मामले पे डिस्प्यूट उठता है तो उसमें कौन काम करेगा, कोर्ट। जैसे अभी एक पता हो तो फार्म लॉ को लेकर सारा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, तो उसमें एक पक्ष ये भी दिया जा रहा है कि जो हमारा क्या बोलते हैं, जो फार्म लॉ में है, फार्म्स के लिए जो हमारी ये एग्रीकल्चर के लिए जो लॉ बना सकती है वो सिर्फ स्टेट लिस्ट बना सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर एग्रीकल्चर आता है, एकदम सही, बट सेंटर भी इस पे लॉ बना सकती है। बेसिकली ये पूरा ज्यूरिसडिक्शन स्टेट का है, बट मैंने जब बताया कॉन्करेंट में जो चीजें आती है, प्रोविजन एक है आर्टिकल में, तो अगर दोनों के बीच क्लैश हो किसी एक लॉ को लेकर, तो सेंटर को अगर इस चीज के बेसिस पे अगर इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो साफ सीधा पिटिशन कैंसिल होगी, पीआईएल सीधा कैंसिल होगी। तो ये थी एक चीजें हमारी कि किसको माना जाए, तो दोनों के ज्यूरिसडिक्शन अलग है। तो मतलब कहना क्या जा रहा है, कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट वर्क एज एन एम्पायर व्हेन डिस्प्यूट अराइज बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। स्टेट और सेंटर के बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ हमारा जो कोर्ट है वो एम्पायर की तरह वर्क करेगा, उनके बीच सुलह कराएगा। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। भाई अब आपको टैक्स कैसे लेना है वो स्पेसिफाइड कर देते हैं, ये नहीं कि आप हर जगह से टैक्स लेना स्टार्ट करो। अब जैसे कि जो ये टोल टैक्स वगैरह होते हैं, ये जो टोल टैक्स होते हैं वो हर स्टेट के लिए अलग होता है और वो स्टेट का टोल टैक्स होता है। जैसे अगर मैं दिल्ली से यूपी के लिए जा रहा हूँ और रास्ते में मेरे को टोल टैक्स मिल रहा है यूपी का, ठीक है, आगरा वगैरह का, तो उस टोल टैक्स से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वो जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं रेवेन्यू में। अब जीएसटी वगैरह हो गया, तो दो तरीके के जीएसटी होते हैं, एक होता है एसजीएसटी, एक सीजीएसटी। अगर आप कभी बिल वगैरह लेंगे तो आपको दो तरीके के जीएसटी दिखेंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी। एसजीएसटी स्टेट का जीएसटी होता है और सीजीएसटी सेंटर का जीएसटी होता है। ये आपको बिल पे कभी दिखेगा, इसे ध्यान से। तो जीएसटी ने भी जब आपको टैक्स में मिल रहा है वो भी स्पेसिफाइड करते हैं कि आपका रेवेन्यू का सोर्स ये है, आपका रेवेन्यू का सोर्स ये है, आप एक दूसरे के बीच में क्लैश ना हो। तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाइड कर दिया फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए कि हाँ भाई आपका स्टेट इतना डेवलप है, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। लास्ट, इट सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ अ कंट्री व्हाइल अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अब मान लीजिए कि आप गवर्न सेम सिटीजन्स को कर रहे हैं, उनकी कुछ चीज़ें होंगी जो चाहते हैं। अब मान लीजिए कि अगर किसी चीज़ पे बहस हो डेमोक्रेसी में तो उतनी बेहतर होगी। ऑब्वियस ही बात है कि अगर एक चीज़ को लेकर 10 लोग बात कर रहे हैं तो जो रिजल्ट निकलेगा वो बहुत अच्छा, क्योंकि 10 लोग अलग अलग तरीके से उस चीज़ को लेकर सोच रहे होंगे। तो जो सेफगार्ड हमारी यूनिटी निकल के आती है कि हाँ भाई हमें अच्छा काम करना है, इसके लिए स्टेट भी करना चाहेगी, सेंटर भी करना चाहेगी, दोनों के बीच क्लैश होगा, बातचीत होगी, एक अच्छा रिजल्ट आएगा। यूनिटी को सेफगार्ड करता है और रीजनल डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है कि भाई आपको महाराष्ट्र के लोगों के बारे में महाराष्ट्र को ज़्यादा पता है, क्योंकि वहाँ की जो वो है हमारी डाइवर्सिटी ऐसी है, मतलब बटे लोग, मराठी लोग इस प्रकार से बटे हुए हैं कि वहाँ के जो SC ST माइनॉरिटीज़ वाले जो लोग हैं उनके बारे में उसके स्टेट गवर्नमेंट को कोई खतरा, अगर कुछ ऐसा लॉ लाना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो डाइवर्सिटी पे खतरा ना पड़े, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट उसको अपोज कर सकती है, उसके पास सारे राइट है। तो इससे होता क्या है, रीजनल डाइवर्सिटी सेफगार्ड होती है, यूनिटी आती है। तो ये हमारे 7 की फीचर्स थे। अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी नेशन में, किसी भी गवर्नमेंट में हमें ये की फीचर्स दिख रहे हैं तो हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि वो हमारा फेडरल सिस्टम है, फेडरल नेशन है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।